विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक शोध में कितना स्टेप्स है। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि मनोवैज्ञानिक शोध के लक्ष्य क्या है। तो उसके बारे में 5 लक्ष्य के बारे में आप लोगों को हम बताए थे। सबसे पहला था डिस्क्रिप्शन, यानी कि व्हाट, क्या हो रहा है। दूसरा था एक्सप्लेनेशन, क्यों हो रहा है। और तीसरा था कब होगा और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और लास्ट में फिर उसका समाज में अनुप्रयोग, उसका उपयोग। तो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, ये छोटा प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पड़ता है। योजनाबद्ध तरीका से क्रमानुसार इसका शोध का कार्य करना पड़ता है। तो मोटा मोटी मनोवैज्ञानिक शोध के लिए जो स्टेप्स हैं वो 11 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है प्रॉब्लम, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में 5 चीजें हैं। सबसे पहला है सैंपल डिजाइन। दूसरा है रिसर्च डिजाइन। तीसरा है टूल्स। चौथा है पांचवा है प्लान ऑफ एनालिसिस। चौथा है सैंपलिंग। नेक्स्ट हो जाएगा छठा में डेटा कलेक्शन। फिर डेटा एनालिसिस। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट रिसर्च रिजल्ट एंड डिस्कशन। जनरलाइजेशन
and report writing. मोटा मोटी ये 11 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप्स है प्रॉब्लम। तो मनोवैज्ञानिक शोध का शुरुआत होता है समस्या से। समस्या के बिना शोध का शुरुआत ही नहीं हो सकता है। अब हम समझेंगे क्या है समस्या। शोध क्या है? शोध है कि नए ज्ञान की खोज करना और जो हमारे पास पुराने ज्ञान है उसका पुष्टि करना। तो अब कोई भी चीज हमारे समस्या है, हम उसको जानना चाहते हैं, दैट इज प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा समस्या हो जिसका समाज में उपयोगी हो और उसको हम पहुंच सकते हैं, इस तरह से समस्या को लेना पड़ता है। तो समस्या का सिलेक्शन या फॉर्मुलेशन करने के लिए सबसे 2 तरह से हम हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहला हेल्प अपना सहयोगी से, दूसरा अपने गाइड से या जो विशेषज्ञ होते हैं शोध के उनसे, क्योंकि वो पहले बहुत सारे शोध कर चुके होते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे शोध समस्याएं उनके दिमाग में रहता है। वो आसानी से आपको बता सकते हैं कि इस समस्या को इस प्रकार लीजिए। तो ये शोध समस्या जो होगा वो काफी स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। जैसे हम एक शोध समस्या का एग्जाम्पल देते हैं। टू नो द सुसाइड लेवल ऑफ suicidal ideation and to find out the impact of age and religion on suicidal ideation among college स्टूडेंट्स। तो ये मेरा समस्या है। क्या है कि हमें जानना है कि हमारे विद्यार्थियों के बीच सुसाइडल आइडिएशन का स्तर क्या है, क्योंकि ये काफी बड़ा गंभीर समस्या है सुसाइडल आइडिएशन का। बच्चे तरह तरह की तनाव में आकर अब सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड और सुसाइडल आइडिएशन में जरा सा अंतर है, क्योंकि सुसाइडल आइडिएशन रहने से ही सुसाइड कर लेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सुसाइडल आइडिएशन आते आते धीरे सुसाइड करने से पहले का स्टेज है सुसाइडल आइडिएशन। अब ये मेरा समस्या है। हमारा क्या है, एकदम स्पष्ट शब्द में है कि हमें क्या जानना, कहाँ का, कॉलेज स्टूडेंट्स। कौन सा कॉलेज? एमंग कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो एकदम वेस्ट सिंहभूम के अंदर जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में जो विद्यार्थी हैं उनका हम सुसाइडल आइडिएशन को जानना चाहते हैं। और क्या है, और ये भी जानना चाहते हैं कि एज का
क्या प्रभाव पड़ता है सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि कम एज के बच्चे में ज्यादा सुसाइडल आइडिएशन पाए जाते हैं या ज्यादा एज के बच्चों में। और क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एज, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड रिलीजन। ये तीन फैक्टर क्या क्या, एज, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और रिलीजन का क्या प्रभाव है सुसाइडल आइडिएशन। तो यहां जरा सा आपको हम बता दें कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सुसाइडल आइडिएशन है, क्या है, सुसाइडल आइडिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एज है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और रिलीजियन। तो इस तरह से हमें समस्या एकदम सटीक शब्दों में हमें समस्या का चयन करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब साहित्य की समीक्षा। क्या साहित्य समीक्षा, मतलब अब हमें इससे पहले इस समस्या से संबंधित जो भी शोध कार्य हुए हैं उन शोध कार्य का क्या परिणाम आया है उसको अध्ययन करना है। यानी कि सुसाइडल आइडिएशन पर जो भी शोध कार्य हुआ है उसको हमें समझना होगा, उसको पढ़ना होगा। और खास करके अगर कॉलेज स्टूडेंट्स पर अगर कोई किया है और उसका इम्पैक्ट एज, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और रिलीजन पर अगर कोई किया है तो और ज्यादा अच्छा है। तो इन तमाम जो लिटरेचर है उसको पढ़ना होगा। और ये जो प्रॉब्लम्स लिखने से पहले भी आपको ये सब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस प्रॉब्लम का अच्छा से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब तीसरा स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। अब हमारा जो ये जो समस्या लिखे इसी के बीच में हमारा उद्देश्य भी है। अब इसी से कट करके आपको अच्छा से इसको तोड़ करके एकदम स्पष्ट शब्दों में आपको 1 2 3 करके ऑब्जेक्टिव्स को लिखने हैं। जैसे मान के चले पहला ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा टू नो द लेवल्स ऑफ सुसाइडल आइडिएशन एमंग कॉलेज स्टूडेंट्स या एमंग वेरियस सैंपल ग्रुप्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट या ऐसा टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ एज, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड रिलीजन ऑन सुसाइडल आइडिएशन एमंग वेरियस सैंपल ग्रुप्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। इस तरह से 1 2 करके ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना होगा। आप 1 2 3 पॉइंट लिख लिए हैं, इसको इरेज करते हैं। अब आता है हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? आप लोग पहले के क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं हाइपोथेसिस क्या है। हिंदी में इसे बोलते हैं परिकल्पना। तो परिकल्पना क्या है, परिकल्पना है शोध के परिणाम से संबंधित एक ऐसा कथन जिसका हम लोग परीक्षण कर सके या उसको जांच कर सके, ऐसा कथन। वो कैसा कथन होगा, एक कथन के रूप में होगा और वो हमारी शोध का परिणाम से संबंधित अनुमानित कथन है
और ऐसा कथन जिसका हम जांच कर सके। जैसे मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, परिणाम का ज्ञान से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। परिणाम के ज्ञान से परफॉर्मेंस अच्छा होता है। या अच्छा होगा। हमारा विद्यार्थी, अगर इसको और स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि विद्यार्थी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, विल से होता है। अब ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। अब इसको हम लोग टेस्ट करने के बाद, हम लोग जांच करने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद सही में क्या रिजल्ट आएगा, वो उसके बाद हम उसको जान पाएंगे। वो आ जाएगा आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, 1 नंबर पॉइंट। तो हाइपोथेसिस क्या है कि शोध के परिणाम से संबंधित एक कथन जिसका हम लोग जांच कर सकते हैं, आगे जाके जांच कर पाएंगे, ऐसा कथन हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट क्या करना होगा हम लोग को, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस बनाना होगा। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, इसी से हाइपोथेसिस बन जाएगा। हाइपोथेसिस क्या बनेगा, जैसे एज, एज को लेके क्या हाइपोथेसिस बन जाएगा, यंगर स्टूडेंट्स having more suicidal ideation। क्या है, यंगर स्टूडेंट्स हैविंग मोर सुसाइडल आइडिएशन। मतलब क्या है, जो एज ग्रुप हम बांटे थे, एक कम एज का और ज्यादा एज का, तो हमारा कम एज के बच्चों में, विद्यार्थियों में सुसाइडल आइडिएशन ज्यादा होंगे। अब हम जब इसको एनालिसिस करेंगे डेटा कलेक्शन के बाद, तब पता चलेगा सही में हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद या तो रिजेक्ट भी हो जाएगा या गलत एक्सेप्ट होगा, या दो हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है चाहे एक्सेप्ट हो सकता है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जो कम एज के स्टूडेंट्स हैं उनमें हमारा क्या है, सुसाइडल आइडिएशन ज्यादा होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हाइपोथेसिस के बारे में, आपको डिटेल्स बता दें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से भी हाइपोथेसिस को समझ लेना जरूरी है। हाइपोथेसिस क्या है, 2 तरह का होता है। एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दूसरा होता है नल हाइपोथेसिस। नल मतलब शून्य, 0। जब हम 2 वेरिएबल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं मिलने की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, या ऐसा बोलेंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूध पीने से हमारे सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी अगर बात करेंगे तो क्या है, वो हो गया नल हाइपोथेसिस। और अगर बोलेंगे दूध पीने से हमारे सेहत पर प्रभाव पड़ता है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फर्दर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक है डायरेक्शनल, दूसरा है नॉन डायरेक्शनल। यही डायरेक्शनल को क्या बोलते हैं, वन टेल, और इसको 2 टेल, यानी कि डायरेक्शनल एक दिशा देगा। ऐसा हाइपोथेसिस क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक दिशा बताएगा, पूरब जाएंगे कि पश्चिम जाएंगे, यानी कि कैसा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ क्या बोल रहा, प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ क्या बोलेगा, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
या तो बोल सकता है खराब प्रभाव पड़ेगा। तो या अच्छा पड़ेगा या खराब पड़ेगा, कोई भी एक प्रभाव पड़ने की बात अगर बोलेगा दैट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर केवल प्रभाव पड़ेगा, उसमें नहीं इंगित कर रहा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि खराब प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर हम खाली बोलेंगे कि प्रभाव पड़ता है, दूध पीने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, नहीं बोल रहा कि अच्छा प्रभाव पड़ता है कि खराब प्रभाव पड़ता है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस आप अच्छा से समझ गए है ना, आगे आप हाइपोथेसिस तैयार भी कर सकते हो। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला है सैंपल डिजाइन। आपको तैयार करना होगा आपके अपने समस्या और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार सैंपल डिजाइन क्या होगा। अब मान के चलिए आप सैंपल डिजाइन कर रहे हैं, आप सैंपल डिजाइन आपको क्या क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर है, एज, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और रिलीजियन। 4 रिलीजियन मान के चलिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सारना और क्रिश्चियन मान के चलिए। ये 4 रिलीजियन हो गया। हाँ, और लोकेलिटी भी 2 है और एज ग्रुप भी 2 है। हाँ, तो ये इस तरह से है। हाँ, ये मान के चलिए अर्बन, ये रूरल, अर्बन रूरल हो गया। एज ग्रुप 2 एज ग्रुप को मान के चलिए इंटर का हम लोग ले लेंगे और बीए का ले लेंगे। इंटर का मान के चलिए आप एज हम लोग रखते हैं 15 से या 16 से 18 और उधर 19 से 23, हाँ, या अबव 19 है ना। तो ये हो जाएगा 16 से 18 और 19 से 23 है। यहाँ भी 16 से 18, 19 से 23, हाँ, ये अर्बन है रूरल। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो हर जगह से हमको लेना है। अब मान लिख के चलिए है ना, दस ले लेते हैं, तो ये हो गया 40 सैंपल। टोटल हो जाएगा 160। अब सैंपल क्या होता है, सबसे पहले हम सैंपल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श। ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ 4 कॉलेज है, चारों कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स है हमारा 500। एक मान के चलते हैं, चाहे 1000 या 2000 मान के चलते हैं। अब ये 2000 जो टोटल स्टूडेंट्स है वो हमारा कितना है 2000। अब ये 2000 हमारा क्या है पॉपुलेशन, इसे हिंदी में हम लोग समष्टि बोलते हैं चाहे जनसंख्या बोलते हैं। अब शोध में क्या होता है कि हम लोग हमेशा पूरे पॉपुलेशन को नहीं जान पाते हैं। पूरे पॉपुलेशन का अगर स्टडी करेंगे तो हमारा काफी समय लगेगा, काफी पैसे की खर्चा होगा और हमेशा संभव भी नहीं हो पाता है। हाँ, इसीलिए हम लोग ये सैंपल लेते हैं। आप देखे होंगे खाना पकाते समय हम पूरे बर्तन का सारा चावल को तो उठा के नहीं देखते हैं पका है कि नहीं पका है, हम थोड़ी सी चावल उठा के देखते हैं और उसमें देखते हैं कि पका है कि नहीं। उसी तरह से सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जैसे आप मान के चलिए कोई ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप गए हो तो आपका पूरे शरीर में जितना खून है तो कभी भी संभव नहीं इसको जांच कर पाना, इसीलिए उसमें से आप 5 ml चाहे 10 ml खून लेके वहाँ लैब टेक्नीशियन आपका
खून को जांचते हैं और बताते हैं कि क्या आपका खून में हीमोग्लोबिन कितना है, चाहे आपका शुगर क्या है, शुगर लेवल क्या है, वो सारा चीज वो बताते हैं। तो ये होता है सैंपल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स है, उसमें से हम लोग कितना टोटल सैंपल कितना ले रहे हैं, 160। तो ये हमारा सैंपल डिजाइन हो गया। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग सैंपल डिजाइन को तैयार कर लिए। फिर रिसर्च डिजाइन, कौन सा रिसर्च डिजाइन से हम पूरे शोध का करेंगे वो। अब बात बताएं टूल्स, क्या क्या टूल्स की हमें जरूरत है। ये जो हम जानेंगे उसके अंदर क्या सुसाइडल आइडिएशन क्या क्या लेवल है, तो उसके लिए हमको क्वेश्चनियर का अलग अलग शोध में अलग अलग टूल्स की अप्लाई होता है। तो यह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनियर का प्रयोग करेंगे। अब आता है सैंपलिंग। कौन सा सैंपलिंग टेक्निक, यानी कि सैंपल लेने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं सैंपलिंग। सैंपल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श और सैंपलिंग को बोलते हैं प्रतिचयन। तो कौन सा टेक्निक एडॉप्ट करेंगे, तो हम लोग को मेन सैंपलिंग का दो तरह का सैंपलिंग होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मेनली दो तरह का सैंपलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है कि हम जो यूनिट होता है, ये जो 2000 इकाई है, इस इकाई से उसका समान रूप से चुने जाने का उसका ये रहता है, संभावना रहता है। तो इसको ज्यादा साइंटिफिक है, अगर संभव होता है तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में लिया जाता है। और इसमें बहुत तरह का है सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रैंडम सैंपलिंग यूज करेंगे, यानी कि लॉटरी विधि से, है ना। तो ये सारे 2000 लोगों का नाम लिख के उसमें से हम क्या करेंगे, लॉटरी विधि से 160 को चुनेंगे और उनको हम क्या करेंगे, वो डेटा भरने के लिए क्वेश्चनर देंगे। और जो क्वेश्चनर भर के आ जाएगा तब उसका हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा कलेक्शन हो गया। क्वेश्चनर जब देंगे उसको पढ़ के सारा को अपना लिखेंगे, फिर उसको हम लोग को कोडिंग करना होगा, एनालिसिस का पार्ट है। जब क्वेश्चनर हम वापस ले लेंगे उसको कोडिंग करना होगा, यानी कि वो जो कथन में उत्तर दिया है ना, वो जो कथन में उत्तर दिया है उस कथन को हम लोग को न्यूमेरिकल 1 2 0 3 4 ऐसे करके हम लोग को संख्या में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है। डेटा को प्लान ऑफ एनालिसिस है। प्लान ऑफ एनालिसिस में ढेर सारा है, जैसे परसेंटेज निकालना होगा, है ना, काई स्क्वायर निकालना होगा, टी टेस्ट करना होगा, है ना। तो इस तरह से एनोवा निकालना है। तो इस तरह से अलग अलग आपको प्लान ऑफ एनालिसिस पहले से आप कि उसके अकॉर्डिंगली डाटा को एनालिसिस कर लेंगे। देन क्या हो जाएगा, हाँ, जब एनालिसिस हो जाएगा तब आप हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे कि क्या हाइपोथेसिस आपने लिया था और रिजल्ट क्या हुआ। अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट। नेक्स्ट रिजल्ट एंड डिस्कशन, जो परिणाम आया है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर जनरलाइजेशन करेंगे, है ना, कि क्या पहले का रिजल्ट आया था और मेरा क्या रिजल्ट आया है। अगर एक ही ढंग का आ जाएगा रिजल्ट तो जनरेशन हो जाएगा। और अंतिम में ये सारे चीज को हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि आपका एक रिपोर्ट तैयार करना है। सारा रिपोर्ट तैयार करने का भी बहुत मेथड है। उसमें सबसे पहले आपको जो है टॉपिक का नाम देना पड़ेगा, फिर आपका आ जाएगा प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू लिटरेचर, सारा एकदम ढंग से टोटल चीज आपको करना होगा। और जहां से रिव्यू लिए हैं, जिस किताब से, चाहे किसी जर्नल से, या जहां से भी आप जो लिए हैं उसका, या जो साइंटिस्ट कोड किए हैं कोई बात को आपने इसको यहाँ बताया है, या जिसने रिसर्च किया है जो पाया रिजल्ट बताया, सारे को आपको रेफरेंस में देना होगा। तो ये था आपका जो है शोध के स्टेप्स। काफी लंबा था क्लास आपका,
आशा करते हैं सारा स्टेप्स आप समझ चुके हैं। अब अगला क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।